हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी शानदार रहने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम वीडियो में बने हैं। हिंदी ग्रामर के नए टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। समास 2 वीडियो हमने प्रोवाइड कर रखे हैं हिंदी व्याकरण के। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप पूजा टेक्निकल क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उससे भी आप देख सकते हैं। तो अलंकार को कैसे पहचानते हैं वो हमने वीडियो में पढ़ा रखे हैं। अलंकार का भेद कितने होते हैं वो सारे डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ा दिए हैं, जिससे कि अलंकार से क्वेश्चन अगर आते हैं आपके एग्जाम में हिंदी व्याकरण से तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे नए टॉपिक के साथ हम वीडियो में बने हैं। समास किसे कहते हैं परिभाषा देखेंगे और उसके भेद देखेंगे। समास को किस तरीके से पहचानते हैं उदाहरण के साथ हम इसमें चर्चा करेंगे। और जो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पूजा टेक्निकल क्लासेस का, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं हिंदी व्याकरण की कंप्लीट एक यहाँ पे सारे टॉपिक को डिस्कशन कर सकेंगे और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी और बेनिफिट रहेगा ये वीडियो। और फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, जिससे कि वहाँ पे हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड कराया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के पढ़ते हैं टॉपिक को और समझने का कोशिश करते हैं। आप लोग कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, कॉपी पेन, और नोट डाउन करते चलिएगा और एक एक करके जो है कि पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो समास का परिभाषा सबसे पहले समझते हैं कि समास का परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं समास। तो वो सबसे पहले हम चर्चा कर देते हैं। इसका परिभाषा होता है 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं समास के भेद क्या है। यही से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है। तो जो समास का भेद होता है, टोटल भेद यहाँ पे 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं लिखा हुआ यहाँ पे? अवयवी भाव समास, सेकेंड है तत्पुरुष समास, एंड थर्ड है कर्मधारय समास, और फोर्थ है द्वंद्व समास, एंड फिफ्थ है द्विगु समास, एंड सिक्स्थ है यहाँ पे लास्ट बहुव्रीहि समास। तो एक एक करके हम ये भी समझते हैं। तो यहाँ पे अवयवी भाव समास जो है, अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? जिन शब्दों के प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में उपसर्ग लगा हो। उपसर्ग आप सबको पता होगा, उपसर्ग किसको कहते हैं? उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। यानी जिस शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे हम क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास कहेंगे। उपसर्ग के कहने का मतलब हो गया जो स्टार्टिंग में लगा हो, जैसे कोई शब्द हो और उसमें उदाहरण से हम समझते हैं। एग्जाम्पल में यथा ले लीजिए, आ ले लीजिए, भर, अनु, नीर, प्र और प्रति। तो ये सारे जो हैं अवयवी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। उदाहरण से समझेंगे कि किस तरीके से हम अवयवी भाव समास का पहचान करते हैं। जैसे कि यथासंभव कौन सा समास है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आप इसको कैसे समझेंगे? अवयवी भाव समास है ये यथासंभव। हमने अभी बताया कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग जैसे कि यथासंभव, यथा यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है, और संभव यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो संभव में यथा लगा दिया गया, उपसर्ग लगा दिया गया, तो ये क्या हो गया? अवयवी भाव समास हो गया यथासंभव। जैसा संभव है, यथासंभव का मतलब हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है अनुरूप। अनुरूप इसका उपसर्ग क्या है? अनु। अनु के रूप के साथ यहाँ पे अनु ऐड हुआ, यानी उपसर्ग ऐड हुआ है। तो अनुरूप कौन सा समास हो गया? अवयवी भाव समास हो गया। अनुरूप का मतलब होता है रूप के योग। नेक्स्ट है प्रतिदिन। प्रतिदिन यानी कि दिन में हम प्रति ऐड कर रहे हैं, उपसर्ग को ऐड कर रहे हैं, तो ये प्रतिदिन बन रहा है। और प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन। तो इसको संधि विच्छेद करके भी आप समझ सकते हैं कि अवयवी भाव समास कैसे हुआ। और यहाँ पे ध्यान रखना इम्पोर्टेंट कि उपसर्ग देखना है कि अगर आप कोई भी शब्द लिखे हुए हैं उसमें किस चीज़ में ऐड करके जो है उपसर्ग लगा करके ये शब्द बना हुआ है। तो जैसे ही उपसर्ग देखेगा कि यहाँ पे ये उपसर्ग है तो वो अवयवी भाव समास में आ जाएगा। तो आई होप आपको अवयवी भाव समास समझने में और पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं, तत्पुरुष समास को देख लेते हैं। तत्पुरुष समास कहते किसको हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास होता क्या है। तत्पुरुष समास का परिभाषा है समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप
हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहाँ पे समझने योग्य बात है कि कारक चिन्ह क्या है ना। कारक चिन्ह को हम समझेंगे। एग्जाम्पल में कारक चिन्ह कौन कौन है, आप लोग कारक पढ़े होंगे और हम आगे भी वीडियो में कारक को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। कारक होता है का, की, को, के लिए, में, पर, से। तो ये कारक 8 कारक होते हैं। तो कारक यहाँ पे यूज हुआ होगा कोई भी सेंटेंस में, तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल मिलेंगे उसमें आपको कारक देखने को मिलेगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास है। जैसे कि एक हम उदाहरण में लेते हैं, मन चाहा। क्या है, मन चाहा। मन चाहा कहने का मतलब क्या हो गया, इसको आप सेंटेंस बनाइए। मन चाहा मतलब कि मन से चाहा। तो यहाँ पे मन चाहा यानी कि मन से ही चाहेंगे। तो यहाँ पे से क्या हुआ, कारक हुआ, कारक चिन्ह से यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे से, यहाँ पे कारक चिन्ह है ना। तो ये कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास का ये पहचान है, पहचान करने का कि उसमें जो है कि कारक चिन्ह आनी चाहिए। का, की, को, इसको याद रखिएगा। का, की, को, के लिए, में, पर, से, ये कारक चिन्ह है। और आप तत्पुरुष समास की पहचान करेंगे तो उसमें ये कारक चिन्ह जरूर आएगा। जैसे कि राजपुत्र। राजपुत्र यानी कि राजपुत्र किसको बोलते हैं, राजा का पुत्र को राजपुत्र बोलेंगे। तो राजा का पुत्र, इसको सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। आपको इस तरह नहीं दिया जाएगा, सिर्फ दिया जाएगा कि राजपुत्र कौन सा समास है। तो आप इसको खुद से स्वयं से बनाना है कि राजा का पुत्र हुआ, राजपुत्र किसको बोलेंगे, राजा का पुत्र। तो यहाँ पे का आ रहा है, का क्या है, यहाँ पे कारक चिन्ह है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कारक चिन्ह का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलेंगे। तो आपको ये समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट कर्मधारय समास को समझते हैं। कर्मधारक समास का परिभाषा क्या होता है वो देख लेते हैं और उसके उदाहरण को भी देखेंगे। तो कर्मधारय समास उसे बोलते हैं जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ध्यान रखने योग्य बात है कि जिस समास में प्रथम पद, जो प्रथम पद हो गए, वो दूसरे पद की क्या बता रहा होगा, विशेषता बता रहा होगा, यानी गुण बता रहा होगा, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और यहाँ पे दूसरे पद की तुलना या है जो के समान विग्रह के समय आए हैं। जैसे उदाहरण के ले लीजिए, चरण कमल। चरण कमल, कमल के समान चरण हो जिसके, तो चरण कमल क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। यानी कि चरण कमल ये प्रथम पद हो गया, चरण, और कमल दूसरा पद हो गया। तो कमल के समान चरण, यानी कि कंपैरिजन किया जा रहा है, प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। दूसरा पद की विशेषता कौन बता रहा है, प्रथम पद बता रहा है। तो ये कौन सा समास हो गया, कर्मधारक समास हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, चंद्रमुख। चंद्रमुख, इसको आप सेंटेंस बनेगा, चंद्र के समान मुख हो जिसके, उसी को हम बोलेंगे चंद्रमुख। तो चंद्र के समान मुख है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है। चंद्र के समान मुख है, मुख यहाँ पे जो है दूसरे पद है और प्रथम पद चंद्र है। तो यहाँ पे जो है दूसरे पद है, प्रथम पद की विशेषता बता रहा है ना। तो ये कर्मधारक समास हो जाएगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कर्मधारय समास का। अब नेक्स्ट है द्वंद्व समास। चौथा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान कैसे करते हैं, इसका सबसे पहले परिभाषा समझ लेते हैं। द्वंद्व समास उसे कहते हैं यदि दोनों पदों के बीच में योजक यानी कि चिन्ह डैश, जिस तरीके से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आए। यदि उस सेंटेंस को आप विग्रह करेंगे तो और या एवं आने का यहाँ पे रहेगा, तो वह कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि द्वंद्व समास की पहचान कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण को आप देख सकते हैं, है ना, नदी नाले, यहाँ पे डैश लिखा हुआ रहेगा, तो कौन सा समास रहेगा, द्वंद्व समास रहेगा। ध्यान रखें, नदी नाले। अब इसको विग्रह कीजिए, नदी नाले, नदी और नाले दोनों अलग अलग हैं, नदी और नाले। तो और यहाँ पे आ रहा है, और आ रहा है, तो ये कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व समास को आप पहचान कर पाइएगा आसानी से। और दूसरा उदाहरण है माता पिता, यहाँ पे डैश को देख सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा और पूछ लिया जाएगा कि माता पिता कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। माता और पिता दोनों अलग अलग हैं, माता और पिता।
तो यहाँ पे और का यहाँ पे जुट रहा है विग्रह करने पर, तो ये द्वंद्व समास की पहचान है। नदी नाले, नदी और नाले हो गया। और दूसरा अब समझते हैं पाँचवा द्विगु समास। इसका परिभाषा समझ लेते हैं और उदाहरण को भी हम देखेंगे। द्विगु समास किसको कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास बोलेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रथम पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा, यानी कि संख्या का बोध करेगा और जो है कि एक ग्रुप का पता लगेगा कि ग्रुप का इंडिकेट हो रहा है, यानी एक से अधिक संख्या उसमें शामिल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं चौराहा। चौराहा कौन सा समास है? द्विगु समास है। कैसे? चार राहों का समूह हो गया, यानी कि चार रास्ता मिलकर के चौराहा बनाता है। तो चार यहाँ पे जो इंडिकेट है ये क्या है? संख्या है। प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो, और दूसरा और जो हो समूह का पता चले, तो समूह यहाँ पे हो गया। चार राहों मिलकर एक चौराहा का निर्माण किया, तो यहाँ पे समूह का इंडिकेट हो रहा है, तो ये द्विगु समास की पहचान है। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह को हम त्रिकोण कहेंगे, है ना। त्रिकोण में तीन ही कोण होंगे, तो तीन यहाँ पे संख्यावाचक का बोध कर रहा है और समूह का बात कर रहा है, तो ये द्विगु समास हो गया। त्रिभुज को ले लीजिए, तीन भुजा वाला त्रिभुज हम कहेंगे, और तीन यहाँ पे संख्यावाचक का बोध करा रहा है और ये समूह का बोध कर रहा है, यानी एक से अधिक का, तो हम यहाँ पे द्विगु समास से इसको समझेंगे। तो आई होप इसको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं, लास्ट ये हमारा बहुब्रीहि समास। समास का ये लास्ट है। बहुब्रीहि समास का परिभाषा सबसे पहले समझ लेते हैं। बहुब्रीहि समास कहते किसको हैं? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता हो, कोई भी पद प्रधान नहीं होता हो, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दो पद जरूर होंगे और वो दो पद होंगे वो एक साथ मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे होंगे, उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में उदाहरण के तौर पर लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, उदर का मतलब हो गया पेट, और जिसका उदर लंबा हो उसको हम क्या बोलते हैं? गणेश भगवान बोलते हैं, गणेश जी बोलते हैं। तो इसका क्या है? आप इस सेंटेंस से पता लगाइए कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान हो, इसमें कोई भी पद प्रधान दिख रहा है? नहीं, अर्थात दोनों पद, यहाँ पे लंबोदर, लंबोदर में लंबा और उदर दो पद हैं, दोनों मिलकर एक तीसरे पद का संकेत कर रहे हैं। जैसे कि ये तीसरा पद कौन बना? गणेश, तो ये तीसरा पद हो गया, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। गंगाधर या नीलकंठ, ये सब नील है, कंठ जिसको हम क्या बोलते हैं? शिव बोलते हैं। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला कौन है? शिव भगवान है। तो ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि गंगाधर कौन सा समास है, तो आप आसानी से पहचान कर पाइएगा कि ये तो बहुब्रीहि समास है, क्योंकि इसमें तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा, देवी देवताओं के नाम ज़्यादातर इसमें आते हैं बहुब्रीहि समास में। तो आपको ये सारे चीज़ें जो है, बहुब्रीहि समास हो गया, द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा और आप समास का आसानी से पहचान कर पाइएगा। तो आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो को देख सकेंगे। आप टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे PDF जो है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और आपसे एक और बात यहाँ पे कहना चाहेंगे, आप किसी भी जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का, तो आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से पढ़िए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अपना पढ़ाई पे फुल कंसंट्रेट के साथ, ये नहीं कि वीडियो स्किप करके देखें। आप किसी के चैनल से पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, तभी आपको जो है कि लक्ष्य की प्राप्ति होगी। Thank you so much watching this video.